हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पढ़ने के लिए हमें नॉलेज होना चाहिए सेमीकंडक्टर और पीएन जंक्शन के बारे में। और इसको पढ़ने से पहले हमें ये तो पता हो कि ये सेमीकंडक्टर होता क्या है। और सेमीकंडक्टर में अगर हम जानते हैं कि वैलेंस बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है, तो बात आती है कि ये बैंड बनते कैसे हैं। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन किसी भी सॉलिड में होता कैसे है। तो बेटा सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स जो अभी हम पढ़ चुके हैं उसमें हमने देखा कि इस क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग कोई भी अगर किसी फ्री एटम में कोई इलेक्ट्रॉन है तो जो उसकी एनर्जी होती है उसकी आर्बिट्रेरी वैल्यू नहीं होती, कोई भी वैल्यू नहीं होती है, बल्कि वो एक क्वांटाइज्ड वैल्यू रखती है। इसके साथ साथ हमने ये भी जानते हैं कि कोई अगर आइसोलेटेड एटम होता है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं वहाँ पर, और इस वजह से उनकी जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो डिस्क्रीट और शार्प होते हैं। कोई अगर एटम क्रिस्टल में बिलोंग कर रहा है तो उसके जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो मॉडिफाइड हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो मॉडिफिकेशन होता है बेटा, ये किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो इनर शेल होते हैं वो इनर शेल में ये मॉडिफिकेशन एप्रिशिएबल नहीं होता है, बल्कि आउटर मोस्ट शेल जो होते हैं उसमें ये मॉडिफिकेशन जो एनर्जी लेवल्स का होता है ये एप्रिशिएबल होता है। और कोई भी किसी क्रिस्टल के अंदर अगर दो एटम भी हैं तो अगर ये दो एटम एक दूसरे के पास आने लगते हैं तो हर एटम उनके जो बाहरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये एक स्टेबिलिटी पाने के लिए क्या करने लगते हैं, ये दोनों एक दूसरे से बंधने लगते हैं। और जब ये एक दूसरे से बंधने लगते हैं तो अकॉर्डिंग टू पॉलीज लॉ ये क्या करते हैं, जब बंधेंगे तो इनकी खुद की एनर्जी क्या होती है, कम होने लगती है। और जब इनकी एनर्जी कम होते होते एक कहना चाहिए कि साम्य दूरी जो होती है जिसको हम कहते हैं उसके बराबर अगर हो जाती है तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये अपनी मिनिमम एनर्जी को प्राप्त कर लेते हैं। और मिनिमम एनर्जी प्राप्त करते सार इनके दो एनर्जी लेवल, हमको अगर दो एटम की बात कर रहे हैं तो दो एनर्जी लेवल बनते हैं जिनकी जो एनर्जी होती है एनर्जी लेवल्स की मिनिमम पर जाके ये स्टेबल होते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि व्हेन टू आइडेंटिकल एटम्स आर ब्रॉट क्लोजर द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ दीज एटम ओवरलैप एंड इंटरैक्ट. When the wave function of the electrons of different atom begin to overlap considerably, the energy level corresponding to those wave function split into two. ये पहले दूर थे, एक यहाँ है और दूसरा जो है इससे बहुत दूर है। अब दोनों धीरे धीरे पास आ रहे हैं, और जब पास आएंगे तो जब ये सिंगल थे तो उनके ये एनर्जी थी, पास आने पर ये दोनों एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में आ गए। और जैसे ही ये इन्फ्लुएंस में आएंगे तो जैसा अभी मैंने बताया कि इनकी एनर्जी क्या होती है, एक दूसरे के इफेक्ट में आके कम होने लगती है, और ये मिनिमम एनर्जी लेवल दोनों फॉर्म कर लेते हैं। इतना पास आ जाते हैं कि इनकी ओवरलैपिंग की कंडीशन भी आ जाती है और उस समय हमको ये दो एनर्जी लेवल मिलते हैं। क्लियर है। अब अगर मान लो दो से ज़्यादा, हमने तीन एटम ले लिए, तीन एटम हैं, ये तीनों पास आ रहे हैं और इतना पास आ गए कि कुछ ऐसी कंडीशन हो गई तो हमारे पास तीन एनर्जी लेवल इसके बन जाएंगे, ठीक है, तीनों के मिला के। और अगर हम बात करते हैं कि तीन से ज़्यादा हो गए, अगर मोर एटम आर ब्रॉट टुगेदर तो मोर लेवल ऑफ एन एटम स्प्लिट इनटू एन लेवल्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये ध्यान में रखना। इसके बाद हम देख रहे हैं कि ये जो एनर्जी बैंड बनेंगे अब इनकी जो विड्थ होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, वो हर आइसोलेटेड एटम के और उनके सेपरेशन जो हो रहे हैं एटम के बीच में क्रिस्टल के अंदर उन पर डिपेंड करेगी। और इसके साथ साथ जो विड्थ होगी एनर्जी बैंड ऑफ लो एनर्जी लेवल वो हमेशा कम होगी, और जो हाई एनर्जी लेवल की जो विड्थ होगी बेटा वो हमेशा कैसी होगी, ज़्यादा होगी। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लो हमने एक सोडियम एटम लिया, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम देखें तो कितना होगा, 1s2 2s2 2p6 3s1। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसके कितने ऑर्बिट होंगे। ये अगर ये हमारा न्यूक्लियस हो गया सोडियम का और ये हमारा पहला ऑर्बिट हो गया, ये सेकंड ऑर्बिट हो गया और ये थर्ड ऑर्बिट हो गया, तो यहाँ ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद ये 6 और 2 8, तो यहाँ पर हमने ये 8 इलेक्ट्रॉन बना दिए यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर एक आ गया। तो अब देखो ये s हो गया,
ये तुम्हारा P हो गया और ये D हो गया। तो अब अगर सिंगल एक हमारे पास सोडियम है तो इसमें कितना होगा 1s, ठीक है। तो 1s अगर ये है तो यहाँ पर हमने ये बना लिया इसका एनर्जी लेवल। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों की स्पिन कैसी है, अपोजिट डायरेक्शन में, ये 2 इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, ठीक है। अब हमने इसके बाद आया सेकेंड ऑर्बिट में। सेकेंड ऑर्बिट में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 8 यानी कि s में 2 जाएंगे और p में कितने 6 जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखें तो ये आ गए हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे हो गए s ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और p में 6 हो गए। तो 2, 4 और 6, और ये इनकी स्पिन आपस में कैसी है, अपोजिट डायरेक्शन में है। और उसके बाद थर्ड ऑर्बिट में हमारे पास कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने ये शो कर दिया। ये बात हमने किसके लिए की, जब सोडियम का हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 एटम था। अब मान लो हमारे पास सोडियम के कितने आ गए, 3 एटम आ गए। तो अभी हमने देखा कि अगर 3 एटम है तो हमारे पास एनर्जी लेवल भी कितने डेवलप हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, 3। तो अब यहाँ पर देखो तीनों ने मिलके, मतलब टोटल 3 नहीं, अब तीनों के मिलके 3-3, हर लेवल 3-3 में डिवाइड हो जाएगा। एक के लिए जितने थे 3 के लिए भी वही सब हमने यहाँ पर बात की कि n लेवल्स में। तो देखना यहाँ पर 1, 2, 3 3 एटम के लिए ये हमारे पास 3 हो गए। इसके सिमिलरली हमारे पूरे 3-3 में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखें कि पहला जो सोडियम एटम था उसका हमारा ये हो गया 1s, एक सेट, ये हमारा सोडियम का एक का चल रहा है। सिमिलरली ये दूसरे का सेट चल रहा है, ऐसे तीसरे के लिए चलेगा। यहाँ पर जगह कम थी, मैंने 2 ही बनाए हैं, एक यहाँ पर और होगा इस तरीके से, ठीक है, 6 का और सेट आएगा। सिमिलरली ये 3s में ये हो गए। तो ध्यान दें कि एक एटम के लिए हमारे पास एनर्जी लेवल ये बन रहे हैं, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये आ गए अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर हमारे पास 3 एटम है सोडियम के तो हमारे एनर्जी लेवल इस तरीके से हमको मिल रहे हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक जो कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको ये मिल रहा है। तो अगर 3 एटम से 4, 5 ऐसे अगर हमने पूरा एक क्रिस्टल ले लिया, ये हमने एक छोटा सा एक क्रिस्टल ले लिया जिसमें सपोज किया कि n एटम है, n एटम है, 3 के लिए 3 एनर्जी लेवल, हर लेवल 3-3 में डिवाइड था। तो n के लिए कितने हो जाएंगे, n हो जाएंगे ना, हर लेवल में n, 1s के n, 2s के n, सिमिलरली 2p में भी आपको कितने मिलेंगे, n मिलेंगे, ठीक। तो अब यहाँ पर इसको मैंने लिखा है 2n, ये 2n, ये 6n, मतलब कितना हुआ, अगर n एटम है तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो अगर n एटम है तो n एनर्जी लेवल होंगे तो इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 1s में कितने इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं कम से कम, है ना। और ऐसे ही यहाँ पर 2s में भी कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर n एटम है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली p में कितने हो रहे हैं, p में हो रहे हैं आपके 6, तो ये 6n हो गया। तो इस तरीके से आपका क्या बने लगता है, और ये इतने सारे एनर्जी लेवल आ जाएंगे कि ये बहुत पास होते चले जाएंगे और आपको क्या दिख रहा है, एक बैंड के फॉर्म में दिख रहा है। तो क्लियर हो गया ये कि किस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है। अब इसको हम और आगे समझते हैं, ठीक है। अब हमको क्या देखना है यहाँ पर कि ये किस तरीके से बैंड फाइनली बन रहे हैं। तो ये चीज़ समझने से पहले बेटा अगर हम देखें, हमारे पास मान लो कि क्या है, एक हमारे पास एटम है, ठीक है, मेटल हमने ले लिया, सपोज ये हमारा एक मेटल है और मेटल के अंदर एक बहुत सारे एटम हैं और इसका कुछ एटॉमिक नंबर है और उस एटॉमिक नंबर को हमने Z से रिप्रेजेंट किया। अगर हम पहले एक सिंगल एटम की बात करें, ठीक है, इसके अंदर, तो अगर एक सिंगल एटम ले रहे हैं और सिंगल एटम की कुछ पोटेंशियल फील्ड भी होगी और हम डिस्टेंस की भी बात कर रहे हैं अगर, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ux इज इक्वल्स टू -ZE² डिवाइडेड बाय 4πε0x। ये हमारे पास हो गया एक एटम मेटल के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरीके से, और ये हो गया हमने डिस्टेंस ले लिया, ठीक है। डिस्टेंस और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज करेंगे, यहाँ से डिस्टेंस जैसे बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो हमको कुछ ऐसा ग्राफ मिलने वाला है। और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कुछ ऐसा मिलेगा दोनों डायरेक्शन में, कुछ इस तरीके का। अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास एक की बजाय 2 एटम हैं, ठीक है, क्रिस्टल के अंदर,
तो अब दो एटम अगर हम ले तो यही डायग्राम हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। एक हमने एटम ये ले लिया I, दूसरा एटम हमने क्या ले लिया J ले लिया, ठीक है। तो अब इसके लिए भी पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के साथ में हम लेंगे, वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो इसका क्या होगा, ये बनेगा। सिमिलरली इसका दूसरी, ये भी पोटेंशियल एनर्जी कर्व इसका बना रेक्टेंगुलर। I एटम हम ड्रॉ कर रहे हैं तो इसका भी हमने ये बना दिया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का, तो यहाँ पर ये जो है दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, दोनों ये वाले ग्राफ जो है इन्फ्लुएंस्ड है एक दूसरे से, तो कुछ हमको ऐसा ग्राफ मिलने वाला है, ठीक है। तो हमारे पास अगर क्रिस्टल के अंदर n एटम हो तो क्या होगा फिर, तो अब ये ग्राफ तुम लोगों को दिख रहा है यहाँ पर कि हमने अगर n एटम को ड्रॉ कर लिया है तो n एटम के लिए जो हमारा डायग्राम बन रहा है वो कुछ इस टाइप का है। सपोज हमने एटम ले लिया I, J, K, L, M, इतने सारे एटम ले लिए, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि एटम है तो उसमें क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, उसके चारों तरफ ऑर्बिट होंगे, उनमें इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, और इसके साथ साथ जो अंदर वाले शेल के अंदर वाले ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो न्यूक्लियस से कैसे बंधे होंगे, टाइटली बाउंडेड होंगे, ठीक है, वो तो कहीं नहीं जा सकते, ठीक। तो ये जो अंदर के एनर्जी लेवल्स हैं ये हमने इधर ड्रॉ किया, तो ये क्या है, इसके साथ टाइटली बाउंडेड हैं, ये सब टाइटली बाउंडेड हैं, ये कहीं नहीं जा रहे। हम इसको एक तरीके का बेटा वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल, पीरियोडिक पोटेंशियल वेल हम बोल रहे हैं, ये कंटिन्यूएशन में नहीं है, पीरियोडिक पोटेंशियल वेल है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर टाइटली बाउंडेड हैं, तो जहाँ तक ये टाइटली बाउंडेड होते हैं वो कहीं छोड़ के अपने एटम को नहीं जाने वाले हैं, तो वहाँ तक जितनी एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। और ये जो लेवल होते हैं ना, इनको हम लोअर एनर्जी लेवल बोलते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जा रहे हैं तो इनकी ये जो लोअर एनर्जी है ये बढ़ती जा रही है, तो लोअर एनर्जी यहाँ पर सबसे ज़्यादा थी, उसके बाद कम होती चली गई और यहाँ जाके कम हो गई, एनर्जी बढ़ गई। एनर्जी बढ़ गई मतलब क्या हुआ, फाइनली अब ये जो आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन हैं ये यहाँ से बंधे हुए नहीं हैं, तो ये फ्री हो गए कहीं भी जाने के लिए, ठीक। अब हम देखते हैं कि जैसे हमने अगर सोडियम का देखा तो ये जो है ये तो टाइटली बाउंडेड है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे होंगे, है ना। ये जो है ये आखिरी में बच रहा है, इसको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इस टाइप के जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक जगह जाके रुक गए, तो उन्होंने क्या बना लिया, वहां पर वैलेंस बैंड बना लिया, ठीक है। और उसके बाद उसके ऊपर क्या बना, फॉरबिडन गैप, और उसके बाद एक बैंड हमको मिला है कंडक्शन बैंड। तो ये बैंड आगे कैसे बना, तो इसको हम और अच्छे से नेक्स्ट डायग्राम में समझते हैं। लेकिन हमको ये मालूम है यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, अगर कोई यहाँ पर ये बैंड में पूरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो भर गए, ठीक है, और यहाँ पर पूरा खाली है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, पाउली के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, है ना, इलेक्ट्रॉन इन अ कंप्लीटली फिल्ड बैंड कैन नॉट मूव सिंस ऑल स्टेट ऑक्यूपाइड। यहाँ पर सारी स्टेट भरी हुई है तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ पर नहीं जा सकेगा। अगर यहाँ पर खाली है तो भी, मतलब ना भरे हुए पूरे बैंड में मूवमेंट पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन का, और ना खाली में मूवमेंट पॉसिबल है। तो ये जो है फॉर्मेशन फॉरबिडन गैप का और कंडक्शन बैंड का, अब हम देखते हैं कि किस तरीके से होता है, ये किस पर निर्भर करता है। ये निर्भर करता है क्रिस्टल के अंदर जो एटम है उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है बैंड फॉर्मेशन किस तरीके से, वो इस डायग्राम में हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, ध्यान देना बेटा कि क्या है, इसको आप समझ लें अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ हम ये देखेंगे कि एक हमने मान लिया हमारे पास एक बहुत बड़ा सा मटेरियल ले लिया हमने, ठीक है, क्रिस्टल है, क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे एटम हैं। अब वो जो बहुत सारे एटम हैं अगर वो अभी दूर दूर हैं, पास में नहीं हैं, ठीक, हम यहाँ पर ग्राफ जो प्लॉट कर रहे हैं इनकी एनर्जी और साथ में इंटर एटॉमिक सेपरेशन ले रहे हैं। तो जब सेपरेशन उनका दूर था, ठीक है, ज़्यादा था उनके बीच का सेपरेशन, तो यहाँ पर आप देखें, ठीक है, ये हमको कैसा मिल रहा है एनर्जी लेवल, इस तरीके से। तो हम हायर लेवल से शुरू करते हैं, जब एटम के बीच में यहाँ पर बहुत सारे एटम हैं, और ये जो एटम है इनका सपोज
ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये एक एटम है, ठीक है। और ये आपस में बहुत दूर दूर हैं। और क्या कहना चाहिए, इनका जो आउटर मोस्ट शेल है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट का, और इसका भी आउटर मोस्ट का, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के सबसे पहले पास में आएंगे, उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के पास में आएंगे, उसके बाद अंदर वाले पास में आएंगे, ठीक है। सिमिलरली ऐसे, तो इस तरीके से हमको समझना है कि जो सबसे आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन होंगे वो पहले एक दूसरे के पास में आएंगे। तो जब ये एक दूसरे के पास में आएंगे तो क्या करेंगे, हमने पहले ही देखा कि एक दूसरे से इन्फ्लुएंस्ड होके ये क्या करते हैं, एनर्जी लेवल इनके क्या होते हैं, चेंज होने लगते हैं, मॉडिफिकेशन होने लगता है। तो क्या होगा, जितने एटम वहाँ पर पास आएंगे वो सारे के सारे एक दूसरे के, ये डिस्टेंस कम होता जा रहा है उनके बीच का, और एक डिस्टेंस ऐसा आ गया कि एक दूसरे के इन्फ्लुएंस रीजन में आ गए। और जैसे ये इन्फ्लुएंस रीजन में प्रभावित हुए एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड पे आकर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उनके उतने ही ज़्यादा एनर्जी लेवल बन जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और पास में आए, डिस्टेंस उनके बीच का और कम हुआ, यहाँ पर ये डिस्टेंस ध्यान देना, और इसके बाद और डिस्टेंस कम हुआ। तो जब और डिस्टेंस कम होगा तो अब जो 2p में थे इलेक्ट्रॉन वो भी क्या हो गए, और पास में आ गए, तो एक दूसरे से वो भी क्या हो गए, प्रभावित हो गए। तो अब ये भी क्या होने लगेंगे, एनर्जी लेवल इनका भी मॉडिफिकेशन चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर भी खूब सारे एनर्जी लेवल डेवलप हो जाएंगे, ठीक, और पास पास आ जाएंगे, स्प्लिट हो गई ये, ठीक है। सिमिलरली अब और डिस्टेंस कम हुआ, तो ऐसे ही 2s के जो होंगे इलेक्ट्रॉन, ये भी अब क्या करेंगे, एनर्जी लेवल में मॉडिफिकेशन इनका होने लगेगा और ये भी स्प्लिट हो जाएंगे उतने एनर्जी लेवल में, ठीक। और इसके बाद यहाँ पर 1s पे आए तो 1s बहुत पास वाला है न्यूक्लियस के, तो ये बहुत जल्दी नहीं होते हैं स्प्लिट। तो इनको स्प्लिट करने के लिए और आगे जो एटम है उनको पास में आना पड़ता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक हमने देखा कि जो इक्विलिब्रियम इंटर एटॉमिक स्पेसिंग है वो कौन सी है। तो इक्विलिब्रियम हमने ये एक लिया इस डिस्टेंस पर, इस स्पेसिंग पर, जिसको हमने r0 से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ ये जो बैंड बनते हुए नज़र आ रही है, इसके अंदर बहुत सारे बेटा एनर्जी लेवल हैं। सिमिलरली यहाँ पर एनर्जी लेवल, और यहाँ इनकी ओवरलैपिंग चालू हो गई। तो और यहाँ पर ये ऐसे, सिमिलरली यहाँ पर भी बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं। तो अब बैंड कैसे बन रहा है, ध्यान देना। सबसे पहले हम इसको देखें 1s को, तो ये सिंगल सपोज, तो ये किसको शो कर रहा है, एक आइसोलेटेड एटम हो सकते हैं या बहुत कम है, तो इनका एनर्जी लेवल ऐसा होगा, टाइटली बाउंडेड है ये। इसके बाद हम ऊपर गए, हमको ये वाला एक मिला, एक यहाँ से ये ड्रॉ किया, इस पॉइंट से ये ड्रॉ किया, एक ये बैंड मिला, ये लोअर एनर्जी बैंड कहलाते हैं। ये लोअर एनर्जी बैंड कौन से वाले हैं, जो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, जो ब्रेक नहीं हो रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर देखें तो यहाँ भी हमको एक एनर्जी बैंड मिला, एक एनर्जी बैंड हमको यहाँ पर मिल रहा है। ये कौन सा बैंड हुआ, वैलेंस बैंड। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे वो सब इकट्ठे यहाँ होने लगे, और ऐसे ही कंडक्शन बैंड हमको ये भी मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमको बैंड फॉर्मेशन मिलता है। नीचे वाले जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉनों से भरे हुए होते हैं, वैलेंस यहाँ जाते हैं, उसके ऊपर कंडक्शन बैंड, यहाँ से थोड़ी सी एनर्जी मिली तो ये यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। तो इस ग्राफ को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे हम इसको डिवाइड इस तरीके से कर सकते हैं कि यहाँ देखना, अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो यहाँ से ये हमको क्या दिख रहा है, ये कंटिन्यूएशन में दिख रहा है, ओवरलैपिंग दिख रहा है। तो हम इसको कहेंगे कि ये हिस्सा जो है वो किसको शो कर रहा है, कंडक्टर को शो कर रहा है। और ऐसे ही अगर हम इस पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पार्ट हमको क्या शो कर रहा है, सेमी कंडक्टर। और ये जो है जहाँ पर कि एटम बहुत दूर दूर हैं, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, ये पार्ट हमारा कौन सा होता है, इंसुलेटर होता है इस ग्राफ में। क्लियर हो गया बेटा। तो वैलेंस बैंड जो होता है ये कैसे होते हैं, ये फील्ड होते हैं, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी लेवल ये होते हैं, ठीक है। कंडक्शन बैंड किसको कहते हैं, तो ये एम्प्टी होते हैं, और लोएस्ट होते अनऑक्यूपाइड एनर्जी लेवल, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं 1-2 लेकिन बहुत कम होते हैं, ठीक है। और बीच में इनके जो गैप होता है इसको हम क्या कहते हैं, फॉरबिडन गैप कहते हैं। क्लियर हो गया इसको, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे कि
ये जो मटेरियल होता है इनको हम किस तरीके से बैंड के आधार पर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो सॉलिड की अगर बात करें तो ये हमारे पास मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड के फॉर्म में होते हैं, या हम कह सकते हैं कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो क्या होते हैं, तो यहाँ पर हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब ये 3 पार्ट में किस तरीके से, तो ध्यान देंगे, हमने बैंड बनाया, अभी अभी हमने बैंड देखा यहाँ पर इस डायग्राम में कि हमारे पास एक कंडक्शन बैंड बन रहा है और एक वैलेंस बैंड बन रहा है। ठीक है, तो हमने ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड लिया। अब इस डायग्राम को अगर हम देखें यहाँ पर, इसको आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर क्या है, ओवरलैपिंग दिख रही है ना, ओवरलैपिंग। तो ये ओवरलैपिंग यहाँ पर हमने ये शो की, ठीक है, ये ओवरलैपिंग, ये ऑरेंज कलर से जो दिख रहा है ये कंडक्शन बैंड हो गया और ये ब्लू कलर का जो हो गया वैलेंस बैंड। तो ये ओवरलैपिंग दिख रही है, ये ओवरलैपिंग अपन ने यहाँ पर शो की हुई, ये रीजन ओवरलैपिंग वाला हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ हमने सेमी कंडक्टर देखा, तो सेमी कंडक्टर में कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, बीच में एनर्जी बैंड गैप, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और ये बीच में एनर्जी गैप दिख रहा है। सिमिलरली यहाँ पर इंसुलेटर, जिसमें कि दोनों के बीच का गैप बहुत ज़्यादा है, ये अलग अलग इंसुलेटर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसा देख सकते हैं, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे में ओवरलैप्ड होते हैं, या इनके बीच में जो गैप होता है वो बिल्कुल नहीं होता है, इसको हम कंडक्टर कहते हैं। जो सेमी कंडक्टर होता है इसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में कुछ गैप मिलता है, जिसको हम फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप बोलते हैं। और ये बैंड गैप जो होता है नॉर्मली बहुत कम होता है सेमी कंडक्टर पर। नॉर्मल टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ी सी इसको एनर्जी प्रोवाइड कर दें तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले जाते हैं। ठीक है, और जो इंसुलेटर होता है इसके बीच का गैप इतना ज़्यादा होता है कि आप इनको कितनी भी एनर्जी यहाँ पर दे दो वैलेंस बैंड को, ये जंप करके कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते हैं। ठीक है, इसकी फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप की वैल्यू जो होती है ये बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि ये सेंटर में फर्मी लेवल है। हम आगे की क्लासेस में बात करेंगे फर्मी लेवल की कि ये क्या होता है। ठीक है, तो ऐसा मटीरियल जिसमें कि फॉरबिडन गैप जो होता है वो बिल्कुल नहीं होता है, वो क्या होता है, जिसके कंडक्टर कहलाता है, जिसमें दोनों बैंड के बीच में हमको कुछ गैप मिलता है, जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की होती है, उसको हम सेमी कंडक्टर कहते हैं। और इंसुलेटर जिसकी कंडक्टिविटी 0 हो गई। ये तो हमने किसकी टर्म में बात की, कंडक्टिविटी की। अगर हम रेजिस्टिविटी की बात करते हैं तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम इंसुलेटर की तरफ अगर जा रहे हैं तो इसकी रेजिस्टिविटी जो है वो बहुत हाई होती है, ये कंडक्ट नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि गैप इसके बीच का ज़्यादा है। और ये रेजिस्टिविटी इसकी हम कैसे मेज़र करते हैं, ओम मीटर में मेज़र करते हैं। और ये इसके लिए लगभग 10⁹ से 10⁻11 या इससे भी और ज़्यादा रेजिस्टिविटी होती है इंसुलेटर की। सिमिलरली अगर हम कंडक्टर की बात करते हैं तो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता जिसको कहते हैं वो बहुत कम होती है, और वो लगभग 10⁻8 से लेकर 10⁻6 ओम मीटर तक की होती है। यानी इसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम है, इसलिए इसकी कंडक्टिविटी कैसी होगी, बहुत ज़्यादा। और ये जो सेमी कंडक्टर मटेरियल है इसकी कंडक्टिविटी कह लो या रेजिस्टिविटी कह लो, दोनों के बीच की होती है, और ये लगभग 10⁻4 ओम मीटर के आसपास की होती हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं हम ये देख लेते हैं। तो जो कंडक्टर होता है जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम है, ऐसे मटेरियल कौन से हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, और बहुत सारे ऐसे मेटल हैं जिनकी रेजिस्टिविटी कम है। ठीक है, सेमी कंडक्टर की अगर बात करें जिसको हम पढ़ने वाले हैं आगे, तो ये सिलिकॉन है, जर्मेनियम, सेलेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, इन सब का यूज़ हम करने वाले हैं अभी इस चैप्टर में। ठीक है, और इसके बाद इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर ग्लास, रबर, ऑयल, प्लास्टिक, डायमंड वगैरह हैं। तो इनकी जो एनर्जी बैंड गैप है वो 3 से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का होता है। अगर हम बात करते हैं सेमी कंडक्टर की तो इसका एनर्जी बैंड गैप 0.1 से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का होता है। सिमिलरली कंडक्शन बैंड में जो ये जो मेटल होता है इसमें ये गैप जो होता है वो ना के बराबर होता है या 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है,
इनको हम मेटल्स कहते हैं, ये नॉन मेटल्स कहला गए, ये मेटलॉइड कहला गए। और इसके साथ साथ अगर हम कंडक्टर की बात करें तो इसमें जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है रेजिस्टेंस का वो पॉजिटिव होता है बेटा। और सेमी कंडक्टर जो होता है याद रखना इसमें टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नेगेटिव होता है। और कोई भी सेमी कंडक्टर मटीरियल अगर 0 डिग्री टेम्परेचर 0 केल्विन टेम्परेचर की बात करें तो उसमें वो इंसुलेटर जैसा व्यवहार करता है, वैसा वर्क करता है। तो यहाँ पर बेसिक नॉलेज जो है हमने सेमीकंडक्टर के बारे में और बैंड बनते कैसे इसके बारे में पढ़ा। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अब। थैंक यू।